Screening lecture 3. In the last lecture, we talked about the validity and accuracy for the screening test to know the suitability of the screening test. So the validity and accuracy of the screening test depends upon the specificity of the test, the sensitivity of the test, and the predictive values of the test. Then we moved on to criteria for a suitable disease, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक suitable disease को कैसे होना चाहिए ताकि उसको screen किया जा सके. Today we are going to talk about criteria for a suitable screening program. For this we have to answer the following questions. Is there a specific test in a specified population for a specific disease? यानी कि एक खास पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर क्या वो कोई पर्टिकुलर स्क्रीनिंग टेस्ट मौजूद है उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए कि नहीं. एंड अगेन इज द स्क्रीनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल, मीनिंग दैट वो कितना इफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग मॉर्बिडिटी, दैट इज द इलनेस एंड मॉर्टेलिटी ड्यू टू अ स्क्रीन्ड डिजीज. राइट. How to evaluate the screening program? जब आप evaluate करते हैं किसी भी प्रोग्राम को तो दो तरह के measures यूज किए जाते हैं, feasibility measures and effectiveness measures. Feasibility measures क्या होते हैं? How the findings will enter the screened person's medical record and place of care. जो भी स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स हैं वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के प्लेस ऑफ केयर में, जहाँ पे भी जिस हॉस्पिटल, क्लिनिक या हेल्थ केयर फैसिलिटी में उसका ट्रीटमेंट होता है, तो उसके मेडिकल रिकॉर्ड में किस तरह वो फाइंडिंग्स एंटर होंगी. फॉलो अप डायग्नोस्टिक कंफर्मेटरी टेस्ट मस्ट बी अवेलेबल. स्क्रीनिंग टेस्ट के अलावा क्या उस डिजीज के अगेंस्ट डायग्नोस्टिक या कंफर्मेटरी टेस्ट मौजूद है, और अगर मौजूद है तो वो चीप और कॉस्ट इफेक्टिव है या फिर वो एक्सपेंसिव टेस्ट है. अगेन एक्सेप्टेबल एंड एक्सेसिबल ट्रीटमेंट मस्ट बी इंश्योर्ड फॉर टेस्ट पॉजिटिव्स. टेस्ट पॉजिटिव्स वो लोग जिनको स्क्रीनिंग ने आइडेंटिफाई किया कि यस दे आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, उनके लिए क्या सूटेबल, एक्सेप्टेबल और एक्सेसिबल ट्रीटमेंट मौजूद है या नहीं. The population to be screened must be well defined for data to be epidemiologically useful. जब भी epidemiological studies की जाती हैं तो उसमें जो host factors होते हैं वो well defined होने चाहिए. और host factors meaning कि जो population है उसका demographic profile क्या है, age distribution क्या है, gender क्या है, इम्यूनिटी लेवल, न्यूट्रिशनल लेवल क्या है, उनके लाइफस्टाइल्स क्या हैं, से फॉर एग्जांपल स्मोकर्स हैं, नॉन स्मोकर्स हैं. तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के लिए जो उस पॉपुलेशन को जिसको आप स्क्रीन कर रहे हैं तो उनके जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. इट शुड बी क्लियर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलो अप एंड ट्रीटमेंट. स्क्रीनिंग करके इंडिविजुअल्स को उसी तरह नहीं छोड़ा जा सकता, तो इसमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम इनिशिएट करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल्स जो आइडेंटिफाई होते हैं एज टेस्ट पॉजिटिव, उनकी ट्रीटमेंट और फॉलो अप के लिए कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी. What cutoff points to choose for quantitative टेस्ट, यानी क्या थ्रेशोल्ड लेवल्स आप यूज करेंगे क्वांटिटेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए. क्वांटिटेटिव टेस्ट क्या होते हैं आगे जाके हम इसको अभी डिस्कस करते हैं. सो द इफेक्टिवनेस मेजर्स क्या है, एम क्या है, is to reduce morbidity and mortality. यानी आपने इलनेस को, उस डिजीज को कम करना है और उस डिजीज की वजह से जो डेथ होती है उसको कम करना है. For chronic diseases, you can assess effectiveness by examining severity, stage distribution of disease. Say for example, आप कैंसर को स्क्रीन आउट करते हैं और
थ्रू स्क्रीनिंग टेस्ट आप डिटेक्ट कर लेते हैं इन साइटू कार्सिनोमा या लेस एग्रेसिव बेनाइन ट्यूमर्स जो अर्ली स्टेज में है, तो ट्रीटमेंट कुड बी इनिशिएटेड एट एन अर्ली स्टेज। तो क्रोनिक डिजीजेस को जब आप डिटेक्ट करें, से फॉर एग्जांपल कैंसर, तो जितना ज़्यादा आप अर्ली डिटेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप सिवियरिटी ऑफ डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम कितना इफेक्टिव साबित हुआ। सेकेंडली, एज स्पेसिफिक mortality rate among people picked up by the screening program versus people picked up by the routine care। वो लोग जिनका रूटीन में डायग्नोसिस हुआ था और वो लोग जिनको स्क्रीनिंग से पिकअप किया गया, तो उनमें ये स्टडी करना कि एज रिलेटेड मोर्टेलिटी रेट, यानी किस एज के ऊपर उस डिजीज की वजह से उनकी अल्टीमेटली या फाइनली डेथ हुई, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो वो लोग जिनमें स्क्रीनिंग हुई थी उनका सर्वाइवल क्या था एज कंपेयर टू वो लोग जिनके रूटीनली डायग्नोज हुई थी डिजीज, उनमें सर्वाइवल क्या था। इफेक्टिवनेस मेजर्स में आप क्या मेजर कर रहे होते हैं, दैट इज द पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ द टेस्ट एंड द नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ द टेस्ट। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या होती है, आउट ऑफ ऑल दोज पीपल जिनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, उनमें से एक्चुअली वो कौन लोग थे जिनको डिजीज थी। दैट इज इफ यू आर मूविंग हॉरिजॉन्टली, ए प्लस बी वो सारे लोग हैं जिनका टेस्ट रिजल्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, और उनमें से ए वो लोग जिनको वाकई वो डिजीज थी एज कंफर्म्ड बाय द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या होती है, अगेन जब आप हॉरिजॉन्टली मूव करें तो C प्लस डी, ये सारे वो लोग हैं डिनोमिनेटर जिनका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया, और इनमें से वो सारे लोग जो वाकई डिजीज फ्री थे, जिनको कोई डिजीज नहीं थी। सो दिस इज द नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ द टेस्ट। This is the same thing, predictive value of a positive test, positive predictive value को कहा जाता है, and predictive value of a negative test meaning negative predictive value क्या है। A divided by A plus B, the denominator A plus B, all those people जिनका test result positive था, उनमें से वो लोग जो वाकई disease निकले। Negative predictive value C plus D, out of all those people जिनका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव था, उनमें से वो लोग जो वाकई डिजीज फ्री थे। So breast cancer screening program, for example, breast cancer confirmed, cancer not confirmed through gold standard test, और screening test result में या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो देखें पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या है, आउट ऑफ ए प्लस बी, ए कौन से लोग हैं। सो गोइंग बैक, ए प्लस बी क्या था 1115, इनमें से वो लोग जो जिनको कंफर्म हुआ कि वो वाकई ब्रेस्ट कैंसर उनमें मौजूद था, and these are 132 people. So A over A plus B जब आपने कैलकुलेट किया और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो आया 11.8% और सिंपली 12%। उसी तरह नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या था, आउट ऑफ C plus D वो सारे लोग जो डिजीज फ्री थे। अब C plus D क्या है 63,695, उनमें से वो लोग जो डिजीज फ्री हैं दैट इज 63,650। जब आप आंसर को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे आंसर आएगा 99.9%। इंटरप्रेट कैसे करेंगे, प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ ए पॉजिटिव टेस्ट इज वेरी लो, दैट इज ओनली 12%,
whereas the predictive value of a negative test is very high, 99.9%, meaning that कि वो सारे लोग जिनका पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आया था उनमें से जो एक्चुअली डिजीज इंडिविजुअल्स थे वो सिर्फ 12% थे, जबकि वो सारे लोग जिनका नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट आया था उनमें वो लोग जो वाकई डिजीज फ्री थे वो 99.9% थे। Now, biases in evaluation of suitability of a screening program. Bias क्या होता है? This is a man-made error या systematic error भी जो खुद introduce किया जाता है जब आप कोई भी epidemiological study कर रहे होते हैं। There are three possible sources of bias when evaluating a screening program that may result in a false picture of its effectiveness. तीन तरह के biases हैं: volunteer bias, lead time bias, and length bias. What is volunteer bias? People who choose to participate in the screening program may be healthier or at higher risk of developing the disease than those that don't participate. Meaning that कि usually जब आप screening programs run कर रहे होते हैं तो जो volunteers आते हैं usually वो healthier लोग, या तो वो healthier लोग होते हैं जो कहते हैं कि चलें ठीक है, जाते हैं और स्क्रीनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और देखते हैं कि ये पर्टिकुलर डिजीज हमें है या नहीं है, या फिर वो लोग होते हैं जिनको हायर रिस्क होता है फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। से फॉर एग्जांपल फेमिलियल टेंडेंसी होती है डायबिटीज की या हाइपरटेंशन की या हार्ट डिजीज की, तो वो लोग जिनकी फैमिलीज में डायबिटीज रन कर रही होती है, पेरेंट्स को होती है, ग्रैंड पेरेंट्स को होती है, तो जब स्क्रीनिंग प्रोग्राम किसी पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस होता है तो फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन वो कहते हैं कि चले हम जाके टेस्ट करवा लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम में भी वो डिजीज मौजूद हो। सो इसको सिलेक्शन बायस भी कहते हैं, क्योंकि ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं हायर रिस्क के ऊपर, दे हैव गॉट नथिंग टू लूज, कि अच्छा है कि पहले डिटेक्ट हो जाए कि क्या वाकई ये डिजीज या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हम में तो नहीं आ गया पेरेंट्स की वजह से या ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से। सो लगता ये है कि अगर तो वॉलंटियर्स हेल्दी वॉलंटियर्स हैं तो केसेस नहीं डिटेक्ट होंगे, ज्यादा केसेस वो होंगे जिनमें डिजीज नहीं होगी, जबकि जो हायर रिस्क इंडिविजुअल्स में जब आप स्क्रीनिंग परफॉर्म करेंगे तो हाई नंबर ऑफ केसेस डिटेक्ट होंगे उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट, क्योंकि ऑलरेडी वो फेमिलियल टेंडेंसी उनमें मौजूद होगी। तो बज़ाहिर ये नजर आता है कि स्क्रीनिंग बहुत इफेक्टिव है कि जी कि उसने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया उन लोगों को जो या तो हेल्दी हैं या फिर एट हायर रिस्क ऑफ डिजीज हैं, उनमें ज्यादा केसेस आ गए। सो ये इंडिविजुअल्स के वॉलंटियर करने की वजह से होता है, इसका एज सच पर से स्क्रीनिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस से कोई ताल्लुक नहीं होता। लीड टाइम बायस. Lead time is the length, duration of time by which the diagnosis is advanced due to screening. Lead time bias means that survival may erroneously, wrongly appear to be increased among screen detected cases simply because the diagnosis was made earlier in the course of the disease. Say, for example, a person is routinely diagnosed at the age of 51 और इस individual की death हो जाती है at the age of 55, meaning after 4 years of diagnosis. A second person was diagnosed at the age of 50 years through screening,
और फिर उस शख्स की डेथ होती है अगेन एट द एज ऑफ 55। तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि वो पर्सन जिसको स्क्रीन आउट किया गया था फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज एट द एज ऑफ 50, उसका जो सर्वाइवल है वो 5 years है, मीनिंग आफ्टर स्क्रीनिंग उसको 5 साल मिल गए और एट द एज ऑफ 55 उसकी डेथ हुई। जबकि जो रूटीनली डायग्नोस्ड इंडिविजुअल था एट द एज ऑफ 51, उसको सिर्फ 4 साल मिले। लेकिन अगर आप देखें कि एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी को, तो जिसकी डेथ हुई 55, the person one, and the second person जिसकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 55, उन दोनों की एक ही एज के ऊपर डेथ होती है। तो बज़ाहिर ये नजर आता है कि स्क्रीनिंग की वजह से 1 साल और मिल गया, जबकि ऐसे होता नहीं है इन रियलिटी, क्योंकि चाहे रूटीन में डायग्नोस हो रहा है चाहे स्क्रीनिंग की वजह से 1 साल अर्लियर डायग्नोस हो रहा है, जो एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी है वो एट द एज ऑफ 55 years ही है। So what is length bias? Less aggressive and indolent forms of the disease, that is benign tumors, are more likely to be picked up in a screening program because they have a longer detectable preclinical phase, whereas less aggressive forms of disease usually have better survival. होता यह है कि जो लेस एग्रेसिव या बिनाइन ट्यूमर्स हैं, क्योंकि उनका डिटेक्टेबल प्री क्लिनिकल फेज लॉन्ग होता है, तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स उनको इजीली डिटेक्ट कर लेता है स्क्रीनिंग टेस्ट, राइट। तो ये लगता है कि जो लेस एग्रेसिव या बिनाइन ट्यूमर्स हैं वो, क्योंकि उनका बेटर सर्वाइवल होता है, इसलिए बज़ाहिर ये नजर आता है कि जो स्क्रीनिंग है वो इफेक्टिव है और स्क्रीनिंग की अर्ली डिटेक्शन की वजह से इन इंडिविजुअल्स में बेटर सर्वाइवल है। जबकि बेटर सर्वाइवल हो रहा होता है क्योंकि वो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, लेस एग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ डिजीज हो रही होती है, तो उसमें स्क्रीनिंग की इफेक्टिवनेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। Now see, the following screening program was administered to 5 individuals. The dashed line is the DPCP, detectable preclinical phase, for a particular person. So which individuals are picked up at the screening? अब जिनका DPCP prolong था, say 7 years, second individual का 3 years, then 2 years, fourth individual का 4 years, and the fifth individual का जो DPCP था वो 5 years था। तो टाइम ऑफ स्क्रीनिंग में जो इंडिविजुअल 1 है, इंडिविजुअल 4 है एंड द 5th है, जिनका DPCP प्रोलॉन्ग था 7 years, 4 years एंड 5 years, उनको आसानी से पिक कर लिया गया। जबकि वो लोग इंडिविजुअल 2 एंड द 3 जिनका DPCP कम ड्यूरेशन का था, उनको स्क्रीनिंग ने पिकअप नहीं किया। सो these are some of the biases of the screening program: volunteer bias, the length bias, and the lead time biases. So effectiveness को measure करने के लिए कौन से दो measures आप use करते हैं? The positive predictive values and the negative predictive values. Thank you. This is all for today.